हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 9, दैट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड के यूनिट 4 के एमसीक्यूज़। मैंने स्क्रीन पे आईसीआई के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस पुट अप करे हैं। इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 4 मार्केट, चैप्टर 5 बिजनेस साइकिल और चैप्टर 9 इंटरनेशनल ट्रेड के फर्स्ट 3 यूनिट्स ऑलरेडी सॉल्व कर चुकी हूँ। मैं सारे स्टडी मटेरियल के एमसीक्यूज़ सॉल्व कर रही हूँ चैप्टर वाइज। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप वो भी देख लेना मेरे चैनल पे। और आज मैं सॉल्व करूँगी चैप्टर 9 की यूनिट 4 भी और यूनिट 5 भी। बेसिकली चैप्टर 9 हैज़ टोटल 5 यूनिट्स। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 यूनिट 4 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं बेस्ड ऑन दी सप्लाई डिमांड मॉडल ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। बेसिकली एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है, जहाँ पे डिमांड और फॉरेन करेंसी की सप्लाई मैच हो जाए। इस चैप्टर का ना एक बेसिक चीज़ है जो आप हमेशा याद रखना, कि जो हम फॉरेन करेंसी की बात कर रहे हैं ना, उसको एक गुड की तरह ट्रीट करना है। जैसे ये नहीं होता कि कोई भी गुड है, एनी गुड एक्स, उसकी डिमांड देखो, उसकी सप्लाई देखो, जहाँ पे उसका इक्विलिब्रियम आ गया वो उस गुड का मार्केट प्राइस डिसाइड हो जाता है। तो डॉलर इज़ ऑल्सो डॉलर मतलब एनी फॉरेन करेंसी इज़ ऑल्सो गुड फॉर इंडिया। इंडिया के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है जो गुड नहीं है, दैट इज़ इंडियन रुपी। वो हमारे लिए करेंसी है, उसके अलावा हम हमारे लिए सब चीज़ें गुड्स हैं। तो अगर हमें डॉलर का प्राइस देखना है इंडिया में, तो डॉलर की डिमांड देखो, डॉलर का सप्लाई देखो, जहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया वो मार्केट का प्राइस हो जाएगा डॉलर का। जैसे फॉर एग्जांपल आज अगर 83-84 के आसपास चल रहा है, इसका मतलब क्या होता है, दैट यू नीड टू गिव 83 रुपीज़ टू गेट $1। तो वो इक्विलिब्रियम से डिसाइड होता है। वही कह रहे हैं पहली लाइन में, कह रहे बेस्ड ऑन दी सप्लाई एंड डिमांड मॉडल ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑट टू का मतलब शुड, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज या शुड कॉज द डोमेस्टिक करेंसी ऑफ कंट्री एक्स टू अप्रिशिएट अगेंस्ट डॉलर। ठीक है, अब पहली चीज़ तो इसमें ना कंट्री एक्स को ऐसे अज्यूम कर लो कि कंट्री, इन्होंने कंट्री एक्स लिख दिया ना, अब इंडिया अज्यूम कर लो। ठीक है, हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। कह रहे हैं इन चारों में ऐसा कब होगा कि इंडिया की जो डोमेस्टिक करेंसी है, मतलब हमारी अपनी करेंसी रुपी, वो एप्रिशिएट हो जाएगी अगेंस्ट डॉलर्स। रुपी एप्रिशिएट हो जाएगा का मतलब वो बेसिकली कह रहे हैं डॉलर डेप्रिशिएट हो जाएगा। मतलब अब हमें 83 रुपीज़ नहीं देने पड़ेंगे $1 के लिए, सिर्फ 50 रुपीज़ दे के भी हमें $1 मिल जाएगा। इसका मतलब है कि डोमेस्टिक करेंसी अप्रिशिएट हो रही है तो उनकी डेप्रिशिएट हो रही है। तो अब देखते हैं किस ऑप्शंस में कह रहे हैं कि हम अप्रिशिएट हो जाएंगे। देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ते ही ना मेरे माइंड में ये बात आ रही है कि मुझे इस चीज़ का ध्यान देना है। देखो, डॉलर अप्रिशिएट तब होता है, ऑल्दो मुझे इस क्वेश्चन में रुपी को अप्रिशिएट करना है, बट मेरी बात ध्यान से सुनना। डॉलर अप्रिशिएट कब होता है इंडिया में? ये 83 से 84, 85, पहले $1 70 में भी आ जाता था, अब 85 में क्यों आ रहा है? बिकॉज डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। मोर एंड मोर पीपल, दे आर बाइंग, दे आर इम्पोर्टिंग गुड्स फ्रॉम अब्रॉड, दे आर बाइंग फॉरेन गुड्स, दे आर ट्रैवलिंग अब्रॉड, बहुत लोग बाहर शिफ्ट हो रहे हैं। तो इंडिया में रुपी की डिमांड नहीं, डॉलर की डिमांड बढ़ती जा रही है। लेकिन हमें क्वेश्चन में किसको अप्रिशिएट करना है? रुपी को। अप्रिशिएट तभी होगा जब लोग रुपी डिमांड करने लग जाएंगे। मतलब इंडिया में रुपीज़ बढ़ रहा है, डॉलर नहीं बढ़ रहा। लोग डॉलर आके बेच रहे हैं गवर्नमेंट के पास, रुपीज़ मांग रहे हैं। तो पढ़ते हैं ऑप्शन में क्या लिखा है। कह रहे यूएस डिसाइड्स नॉट टू इम्पोर्ट फ्रॉम कंट्री एक्स। अब अगर वो लोगों ने डिसाइड करा है कि वो हमसे इम्पोर्ट नहीं करेंगे, तो उससे हमारी करेंसी या उनकी करेंसी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना डिमांड चेंज हो रही है ना सप्लाई। उन्होंने सिर्फ एक डिसीजन लिया कि हम इम्पोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगला क्या है? एन इंक्रीज इन दी रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस का मतलब होता है ट्रांसफर्स फ्रॉम दी एम्प्लॉयज़ हु आर एम्प्लॉयड अब्रॉड टू देयर फैमिलीज इन दी होम कंट्री। कह रहे हैं कई लोग हैं जो बाहर काम कर रहे हैं एंड उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को, मतलब जैसे होता है ना कि इंडियंस हैं बाहर जॉब कर रहे हैं, तो बाहर से उन्होंने जब सैलरी कमा ली तो वो इंडिया भेज दी। उन्होंने बाहर अर्न करी होगी डॉलर्स में। अब इंडिया में डॉलर्स का इनफ्लो बढ़ गया, डॉलर्स आएंगे फैमिलीज़ के पास, लेकिन ये फैमिलीज़ इंडिया में डॉलर्स थोड़ा ना खर्च करेंगी। ये क्या करेंगे? गवर्नमेंट पास जाएंगी, डॉलर्स देंगी एंड दे विल से कि प्लीज़ हमें रुपीज़ दे दो। इसका मतलब रुपी की डिमांड बढ़ जाएगी। रुपी की डिमांड बढ़ेगी तो रुपी अप्रिशिएट हो जाएगा। तो आंसर तो बी होना चाहिए, बट सी और डी भी पढ़ लेते हैं। कह रहे इंक्रीज इम्पोर्ट्स बाय कंज्यूमर्स ऑफ कंट्री एक्स। हम बाहर के देशों से इम्पोर्ट कर रहे हैं। अगर हम इम्पोर्ट करने लग जाएंगे लाइक बाहर से, तो इंडिया में तो फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि मुझे बाहर पेमेंट्स करनी है तो मुझे उनकी करेंसी चाहिए होगी। उनकी डिमांड बढ़ेगी तो उनकी वैल्यू तो बढ़ जाएगी ना। मुझे अपनी वैल्यू बढ़ानी है डोमेस्टिक करेंसी की, उनको तो डेप्रिशिएट करना है, तो ये गलत हो जाएगा। रीपेमेंट ऑफ फॉरेन डेट्स बाय कंट्री एक्स, अगेन पैसा बाहर जा रहा है
कंट्री एक्स ने बाहर के डेट्स पे कर रहे हैं, फॉरेन करेंसी बाहर जा रही है, इंडिया में डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, डॉलर अप्रिशिएट होगा, हमें रुपी को अप्रिशिएट करना है. सो करेक्ट आंसर इज बी. सेकेंड क्वेश्चन कह रहे ऑल एल्स इक्वल विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इफ इंडियन कस्टमर्स डेवलप अ टेस्ट फॉर इम्पोर्टेड कमोडिटीज एंड डिसाइड टू बाय मोर फ्रॉम द यूएस. कह रहे अब इंडियन ज़्यादा से ज़्यादा सामान बाहर से इंपोर्ट करना चाह रहे हैं. अगर ऐसा होगा तो यूएस डॉलर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. लोग यही करेंगे ना कि रुपीज़ दे दे के डॉलर्स खरीदेंगे, क्योंकि हमें यूएस के सेलर्स को पे करना है. तो इसकी वजह से क्या होगा, इंडिया में डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी. डिमांड फॉर डॉलर्स, सी ऑप्शन, इट विल शिफ्ट टू द राइट. तो ये भी हो सकता है. ए और सी दोनों का ही फर्स्ट पार्ट करेक्ट है, बिकॉज डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी ना. तो जब इंक्रीज़ हो जाती है हम ये बोलते हैं ना, डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट. आगे देखते हैं इंडियन रुपी अप्रिशिएट होगा या डिप्रिशिएट. अगर डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी तो डॉलर की वैल्यू अप्रिशिएट होगी, हमारी डिप्रिशिएट हो जाएगी. डॉलर अप्रिशिएट हो जाएगा क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ रही है और हमारी करेंसी डिप्रिशिएट हो जाएगी. तो आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 3, nominal exchange rate is expressed in units of one currency per unit of the other currency. A real exchange rate adjust this for, दो तरह के exchange rates होते हैं, एक nominal और एक real exchange rate. nominal होता है कि एक फॉरेन करेंसी पाने के लिए आपको दूसरी करेंसी के कितने यूनिट्स शेल आउट करने हैं, मतलब देने हैं. वो होता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट. अब नॉमिनल को ना एक्चुअल एक्सचेंज रेट समझो जो चल रहा है मार्केट में. रियल होता है एडजस्टेड एक्सचेंज रेट. रियल होता है जब हम नॉमिनल एक्सचेंज रेट को एडजस्ट कर दें. रियल एक्सचेंज रेट ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं है कि $1 कितने का आ रहा है. रियल एक्सचेंज रेट ये जानने में इंटरेस्टेड है कि हमारी कंट्री में गुड्स कितने रुपए के आ रहे हैं और उनकी कंट्री में गुड्स कितने रुपए के आ रहे हैं. मतलब इंडिया में $1 में आप कितना सामान खरीद सकते हो और फॉरेन में $1 से कितना सामान खरीद सकते हो. या मैं इसको थोड़ा और बेटर वे में पुट करती हूँ. रियल एक्सचेंज रेट का मतलब है जैसे कोई भी गुड ले लो, अगर मैं एप्पल की बात करूँ कि 1 किलो एप्पल इंडिया में कितने रुपीज़ का आ रहा है और यूएस डॉलर्स में उसके लिए हमें कितने पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं. रियल एक्सचेंज रेट होता है जो गुड्स के प्राइजेस को भी कंसिडर करता है. आप ये बात एक्सेप्ट करेंगे कि $1, ठीक है, मैंने 85 रुपीज़ दे के $1 लिया, वहाँ जाके मुझे चीज़ें भी महंगी मिलेंगी. मतलब ऐसा नहीं है कि जो 85 रुपीज़ का सामान इंडिया में आ जाएगा वो वहाँ पे भी $1 में आ जाएगा. नहीं, वहाँ पे वैल्यू इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा है ना, बिकॉज इट इज़ अ डेवलप्ड कंट्री. तो ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली ट्रू है जो क्वेश्चन में लिखी है कि रियल एक्सचेंज रेट प्राइजेस को कंसिडर करता है, नॉमिनल नहीं करता है. फोर्थ क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग बाय चूजिंग द टर्म विच हैज़ द सेम मीनिंग. मैं एक चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि एक बार क्वेश्चन रीड करा ना, उसको दोबारा ना रीड करना पड़े. ढंग से हाईलाइट कर लो, नॉट मतलब ट्राई कि आप एक ही बारी में उस चीज़ को इंटरप्रेट कर पाए. बार बार क्वेश्चन रीड करके टाइम वेस्ट ना करें. कह रहे मैच द फॉलोइंग जिसके सिमिलर मीनिंग हो. इस क्वेश्चन में है थोड़ा सा एरर. ये होगा ये 1 2 3 4. देखो मुझे ऑप्शन में भी ऐसे दिख रहा है ना, 1 2 3 4, और ये होगा ABCD. थोड़ा सा एरर है इस क्वेश्चन में. अब करते हैं कि इनको मैच करना है किनका सेम मीनिंग्स है. फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का दूसरा नाम होता है फ्लेक्सिबल. तो आंसर तो इसका डी ऑप्शन है, बट बाकी ऑप्शन भी हम ज़रूर चेक करेंगे. पेग्ड एक्सचेंज रेट कहते हैं फिक्स्ड को, बिल्कुल सही. डीवैल्यूएशन का मतलब होता है हमारी करेंसी की वैल्यू गिरना. क्वेश्चन में बोला है सेम मीनिंग, तो हमारी वैल्यू हमारी करेंसी की वैल्यू जब डी वैल्यू होती है गिरती है या हमारी करेंसी डेप्रीशिएट हो रही है, सेम मीनिंग्स. तो थर्ड का बी और फोर्थ का सी. एप्रिसिएशन का मतलब होता है रीवैल्यूएशन. सो करेक्ट आंसर इज डी. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. इनडायरेक्ट कोट. अब इस क्वेश्चन में हमें ये भी पता होना चाहिए व्हाट इज इनडायरेक्ट कोट, डायरेक्ट कोट. इनडायरेक्ट कोट, देखो दो कोट्स होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट. डायरेक्ट कोट होता है $1 इक्वल टू ₹80 फॉर एग्जाम्पल. अगर मैं बोलूँ डायरेक्ट कोट होगा इंडिया के लिए, अगर मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, जब फॉरेन करेंसी का 1 यूनिट लिया जाता है और जब इंडियन करेंसी का 1 यूनिट लिया जाएगा कि ₹1 में कितना डॉलर्स आएगा जो कि कुछ पॉइंट्स में होगा, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कोट. ये होता है डायरेक्ट कोट वेयर फॉरेन करेंसी इज़ 1 यूनिट. इनडायरेक्ट कोट होती है वेयर डोमेस्टिक करेंसी इज़ 1 यूनिट. तो देखते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. इनडायरेक्ट कोट होती है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ लोकल करेंसी एक्सचेंजेबल फॉर 1 यूनिट ऑफ अ फॉरेन करेंसी.
1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी को तो हम डायरेक्ट कोट बोलते हैं, इसलिए ये फॉल्स हो गया। सी पढ़ते हैं। कह रहे डायरेक्ट कोट होता है नंबर ऑफ यूनिट्स एक्सचेंजेबल फॉर 1 यूनिट ऑफ अ फॉरेन करेंसी, ये ट्रू है। आंसर फिर सी होगा, बट बी और डी भी पढ़ते हैं। कह रहे फिक्स एक्सचेंज रेट रिजीम, रिजीम का मतलब होता है सिस्टम या स्ट्रक्चर। कह रहे इट इज सेट टू बी हाईली ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं होता। ट्रांसपेरेंट का मतलब है मार्केट के अकॉर्डिंग होता है, अपने आप कोई मतलब देयर इज़ नो बडी रूलिंग इट, कोई उस पर हुक्म नहीं चला रहा है उस रेट पे। नहीं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट तो टोटली गवर्नमेंट डिसाइड करती है अपने अकॉर्डिंग, और जो अब फॉलो भी नहीं होता, अब तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट फॉलो होता है। तो इट इज़ हाईली ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल भी नहीं, इट डजेंट रिफ्लेक्ट द एग्जैक्ट सिचुएशन। Fourth, care exchange rates are generally fixed by the central bank. Again, false. Fixed exchange rates are generally fixed. They are fixed by the demand and supply. They are fixed by the market forces. So question number 5 का answer है C option. Question number 6, which of the following statement is true? होम करेंसी अप्रिशिएट होती है या फॉरेन करेंसी डिप्रिशिएट होती है? याद रखना, हम अप्रिशिएट होता है तो वो डिप्रिशिएट, हम डिप्रिशिएट तो वो अप्रिशिएट। कह रहे होम करेंसी, हमारी करेंसी अप्रिशिएट हो रही है, ये कब होगा? when there is a decrease in the home currency price of the foreign currency। देखो होम करेंसी अप्रिशिएट हो रही है, इसका क्या मतलब है कि जो फॉरेन करेंसी का जो प्राइस है, फॉरेन करेंसी जो उसका जो प्राइस है वो कम हो गया या बढ़ गया? वो कम हो गया। लाइक फॉर एग्जांपल पहले 85 रुपीज़ में $1 मिल रहा था, अब मुझे 80 रुपीज़ में $1 मिल रहा है, तो इसका मतलब तो हमारी करेंसी अप्रिशिएट हो गई, हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है, उसकी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है, तभी तो अब हम उन्हें सस्ते में ख़रीद पा रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, बट बी सी डी भी पड़े। अब बी ऑप्शन देख लेते हैं, और मैंने कहा था ना कि ए सही है, लेकिन हम बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। बाकी ऑप्शंस देखते ही मेरा ध्यान गया डी पे, ऑल ऑफ दीज, तो मैं बी और सी भी ज़रूर पढ़ूंगी। बी में कह रहे होम करेंसी तब डिप्रिशिएट होती है व्हेन देयर इज़ एन इंक्रीज इन दी होम करेंसी प्राइस ऑफ द फॉरेन करेंसी। एग्जैक्टली, फॉरेन करेंसी का अगर प्राइस बढ़ गया, मुझे फॉरेन करेंसी और पहले 85 रुपीज़ में आ जाती है, अब 90 रुपीज़ में आ रही है, इसका मतलब डेफिनेटली हमारी करेंसी डिप्रिशिएट हुई है, क्योंकि अब हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं उनका गुड लेने के लिए। तो ये भी ट्रू है, तो आंसर तो इसका डी होगा, बट सी भी पढ़ लेते हैं। कह रहे डेप्रिसिएशन, होम करेंसी डेप्रिसिएशन इज सेम एज फॉरेन करेंसी अप्रिसिएशन, डेफिनेटली, एंड इट इम्प्लाइज दैट होम करेंसी हैज़ बिकम लेस वैल्यूएबल। होम करेंसी डेप्रिशिएट का मतलब है इट हैज़ बिकम लेस वैल्यूएबल, सो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 7, इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है कि जैसे ये डॉलर्स का ग्राफ है, डॉलर का डिमांड, डॉलर्स की सप्लाई, और इंक्रीज़ होगी सप्लाई में, तो ये राइट पर शिफ्ट होगा। पहले इक्विलिब्रियम यहाँ होगा, अब इक्विलिब्रियम नीचे हो जाएगा। तो क्या पूछ रहे हैं? इट विल शिफ्ट द सप्लाई कर्व टू द राइट। ए और बी का ये दोनों पार्ट तो करेक्ट है। एज अ कॉन्सिक्वेंस द एक्सचेंज रेट डिक्लाइन, या एक्सचेंज रेट इंक्रीज। देखो रेट कम हो गया ना, पहले 85 रुपीज़ में, अब मुझे 84 रुपीज़, तो एक्सचेंज रेट फॉल हो गया, तो आंसर ए है। बट सी डी भी पढ़ लेते हैं। कह रहा ना मोर यूनिट्स आर रिक्वायर्ड टू बाय दैट यूनिट, नहीं, लेसर होम करेंसी चाहिए मुझे अब। पहले 85 तो अब 84 चाहिए। डोमेस्टिक करेंसी डिप्रिशिएट हुई है, नहीं, मुझे सस्ते में मिल रहा है डॉलर, इसका मतलब डॉलर डिप्रिशिएट हुआ है, डॉलर अप्रिशिएट नहीं हुआ, तो आंसर इज ए। कह रहे व्हाट डज करेंसी डीवैल्यूएशन मीन्स। करेंसी डीवैल्यूएशन का मतलब होता है हमारी वैल्यू कम होना। वैल्यू कम होने का मतलब मुझे अब फॉरेन गुड्स खरीदने पड़ रहे हैं तो मुझे ज़्यादा पैसा देना है, सॉरी, मुझे फॉरेन करेंसी खरीदनी है तो मुझे ज़्यादा पैसा देना है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर पहले मुझे $1 के अगेंस्ट मतलब 85 रुपीज़ में $1 आ रहा है, तो अब $1 आ रहा है मेरा 87 में, इसका मतलब रुपी की डीवैल्यूएशन हुई है। ऑप्शंस पढ़ते हैं। कह रहे करेंसी डीवैल्यूएशन में increase the price of the imported commodities and therefore reduce the international competitiveness of domestic industries। पहली बात तो इस पार्ट में ना, इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। फर्स्ट पार्ट पे पहले फोकस करते हैं। इट विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ द इम्पोर्टेड कमोडिटीज़। आप कुछ सोचो, पहले मैं 85 रुपीज़ में उनका सामान मिल जाता था, अब हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे उनका सामान लेने के लिए, तो डेफिनेटली इंडिया के इम्पोर्टेड गुड्स महंगे हो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। हमारे इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, लेकिन हमारे एक्सपोर्ट्स जो होंगे वो सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि पहले हम वो $1 देते थे, हम उन्हें 85 का सामान देते थे, अब वो $1 देंगे, हम उन्हें 87 रुपीज़ का सामान देंगे। इसका मतलब आर एक्सपोर्ट्स विल बिकम चीपर, वो लोग ज़्यादा सामान खरीद पाएंगे हमारा, हमारा सामान भी बाहर फिर ज़्यादा बिकेगा। इट विल नॉट रिड्यूस आर कॉम्पिटिटिवनेस, इट विल इंक्रीज आर कॉम्पिटिटिवनेस। डिक्रीज, तो ये आंसर फॉल्स है, ए फॉल्स है। मतलब कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब हमारा प्रोडक्ट वहाँ पे अब अच्छा बिकेगा, क्योंकि अब सस्ता मिलेगा वहाँ पे।
बी कह रहे इट विल रिड्यूस द एक्सपोर्ट प्राइसेस एंड इंक्रीज द, ये इसके दोनों पार्ट्स ट्रू हैं, इसका सिर्फ ये वाला पार्ट ट्रू था, ये वाला फॉल्स था ना, इसलिए ए स्टेटमेंट में गड़बड़ हो गई। बी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे, एक्सपोर्ट्स का प्राइस कम हो जाएगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे लेकिन एक्सपोर्ट्स हमारे सस्ते हो जाएंगे, हमारे गुड्स अब उनके लिए सस्ते हो जाएंगे और हमारी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी उन इंडस्ट्रीज़ में, फॉरेन में, मतलब हमारे प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेंगे बाहर। अब आंसर ए नहीं है तो फिर सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, तो आंसर बी है, बट सी भी पढ़ लेते हैं। इट विल कॉज अ फॉल इन दी वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स, नहीं एक्सपोर्ट्स तो हमारे बढ़, देखो एक और भी चीज़ आप एक और एंगल से भी सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को। हम जब डी वैल्यू होते हैं वो अप्रिशिएट होते हैं, ना, तो वो खुश होते हैं, वो हमारा सामान ज़्यादा खरीदते हैं, ये ध्यान रखना, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। तो एक्सपोर्ट्स कम होना तो पॉसिबल ही नहीं है, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, हमारे इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे, और एक्सपोर्ट्स बढ़ने का मतलब है हमारा सामान दुनिया में बिकेगा, इट विल इंक्रीज आर कॉम्पिटिटिवनेस, हम ज़्यादा सामान बेच पाएंगे, हमारा प्रोडक्ट अच्छे प्राइस पे बिकेगा। सो आंसर इज बी। Question number 9. At any point of time, all markets tend to have the same exchange rate for a given currency due to arbitrage. Arbitrage क्या होता है? एक टाइम पे एक ही एक्सचेंज रेट चल रहा होता है मार्केट में, मतलब अगर आपको इंडिया में डॉलर्स खरीदने हैं, आप ये बात समझते हैं कि उसका एक्सचेंज रेट चेंज होता रहता है ओवर टाइम या मे बी ओवर मिनट्स, बट नॉट, मतलब हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम सेम एक्सचेंज रेट आपको मिलेगा। पूरी इंडिया में आप कहीं पे भी डॉलर्स खरीदने चल जाओ, एक एक्सचेंज रेट चल रहा होता है, लेकिन उसके बाद चेंज हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं, एक बार ही खरीद लिया, किसी भी मार्केट से खरीद लिया, आप ये बात समझते हैं, आप किसी भी शॉप से कहीं से भी डॉलर्स खरीद लो, किसी भी एक्सचेंज रेट, किसी भी स्टेट से, किसी भी शहर में इंडिया में, और आप उसको कहीं और जाके बेच दो एट अदर सम अदर पॉइंट ऑफ टाइम, बाद में आप उसको कहीं और बेच देना जब उस करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी, लाइक फॉर एग्जांपल डॉलर्स की अगर वैल्यू बढ़ जाएगी, लोग ऐसा काम करते हैं, जैसे शेयर्स में नहीं होता, शेयर्स खरीद लिया फिर उसको तब बेच दिया जब उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो आर्बिट्रेज भी यही होता है कि एक टाइम पे तो सेम एक्सचेंज रेट है, जैसे ही बढ़ेगा हम खरीद लेते हैं एक बार ही, जैसे ही बढ़ेगा फिर हम उसको बेच देंगे। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज व्हीकल करेंसी? गाइस व्हीकल करेंसी होती है वो करेंसी, व्हीकल इज लाइक विच हेल्प्स यू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, विच इज लाइक व्हीकल इंडिकेट सम टाइप ऑफ अ सपोर्ट, ये एक पॉजिटिव वर्ड है, व्हीकल करेंसी इज समथिंग विच इज़ गुड। कैसी कौन सी करेंसी है, वैसे मैं आपको बता दूँ, इट इज़ जनरली डॉलर्स, डॉलर्स को हम व्हीकल करेंसी बोलते हैं। बाय कोई दुनिया में हर जगह डॉलर्स एक्सेप्टेबल है, मतलब डॉलर इज समथिंग लाइक दिस कि अगर इम्पोर्टर का और एक्सपोर्टर का उनकी अपनी खुद की करेंसी, होम करेंसी डॉलर नहीं है, उन दोनों की खुद की होम करेंसी डॉलर नहीं है, लेकिन फिर भी वो डॉलर में कॉन्ट्रैक्ट करने को एग्री हो जाएंगे, दे कैन स्टिल डील इन डॉलर। वाई? बिकॉज दे नो उनकी कंट्री में भी डॉलर्स एक्सेप्टेबल है, उनकी कंट्री में भी डॉलर्स एक्सेप्टेबल है। डॉलर होती है वो करेंसी विच इज़ एक्सेप्टेबल एवरीवेयर। पढ़ते हैं, कह रहे अ करेंसी दैट इज़ वाइडली यूज टू डिनोमिनेट इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स बिकॉज इट इज़ दी नेशनल करेंसी ऑफ ईदर ऑफ दी पार्टीज़। नहीं, वो नेशनल करेंसी नहीं भी होगी ना हमारी पार्टीज़ की, फिर भी लोग इन कॉन्ट्रैक्ट्स, उस कॉन्ट्रैक्ट में डॉलर की बात कर लेंगे बिकॉज डॉलर इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। तो कई बार ऐसा होता है हमारी करेंसी अलग है, आपकी करेंसी अलग है, हम एक कॉमन करेंसी में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और अभी प्रेजेंटली व्हीकल करेंसी इज़ US डॉलर्स। सो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर इज़ डी। एंड हेयर वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 9 का यूनिट 4। अब हम करेंगे चैप्टर 9 का यूनिट 5, जिसका नाम है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। मैं एक चीज़ फिर से रिपीट कर दूँ, समरी ज़रूर रीड करें। मैं तो सीधा क्वेश्चंस पर आ गई हूँ, बट प्लीज़ मेक श्योर यू रीड द समरी, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? फॉल्स कौन सी है? करेक्ट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है रियल इन्वेस्टमेंट्स इन फैक्ट्रीज, बिल्कुल सही। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स यही होती है, हमने फैक्ट्री में पैसा लगाया, एसेट्स में, इन्वेंट्रीज में भी हमारा कंट्रोल है, प्रोडक्शन फैसिलिटीज़, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब हमारे कंट्रोल में है। दिस फॉल्स नहीं, ट्रू। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स इन्वॉल्व फ्लो ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल, ये भी ट्रू है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यही होती है, पोर्टफोलियो आपने सिर्फ फाइनेंस दिया है, शेयर मार्केट में शेयर्स बॉन्ड्स खरीदे हैं, आपने एसेट्स वगैरह नहीं खरीदा, बिजनेस नहीं सेटअप करा। कह रहे FDI इज नॉट कंसर्न्ड विद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स। FDI में तो यही होता है कि आप यहाँ पे इंडिया में आके बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। कह रहे पोर्टफोलियो कैपिटल मूव्स टू अ रिसिपिएंट कंट्री विच हैज़ रिवील्ड इट्स पोटेंशियल फॉर हायर रिटर्न्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी, राइट। पोर्टफोलियो की सेंस में जब हमारे पास पैसा आता है ना, फॉरेन कंट्रीज़ हमारी कंट्री के शेयर्स में तभी इन्वेस्ट करते हैं जब उन्हें यहाँ लगता है कि उन्हें इस कंपनी के शेयर्स खरीद के उन्हें प्रॉफिट होगा। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो आंसर इज सी।
क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ फॉरेन कैपिटल? फॉरेन कैपिटल मतलब कि इंडिया के लिए जो फॉरेनर से जो पैसा आता है किस किस फॉर्म में आता है? डायरेक्ट इंटर गवर्नमेंट लोन्स, यस, हमें फॉरेन गवर्नमेंट से लोन मिलता है, हमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से भी लोन मिलता है, हमें सॉफ्ट लोन्स भी मिलते हैं। सॉफ्ट लोन्स का मतलब होता है एट लेस लो इंटरेस्ट रेट्स, एट जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस थोड़ी लीनियंट होती हैं। और हमें वैसे कहाँ कहाँ से पैसा मिलता है, ये तो इन्होंने गवर्नमेंट के ऑप्शंस मेंशन्ड है, इसका आंसर डी ऑल ऑफ दीज होगा। बट हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी मिलती है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी मिलती है, जब प्राइवेट सेक्टर भी इंडिया में इन्वेस्ट करता है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एफडीआई? अब एफडीआई का मतलब है शेयर्स बॉन्ड्स की बात नहीं हो रही है, बिजनेस पे कंट्रोल। या आप ये समझो, एफडीआई तब बोला जाता है जब आप किसी कंपनी के मोर देन 10% शेयर्स खरीद लो, क्योंकि मोर देन 10% खरीदा ना तो आपकी इंटेंशन है उस बिजनेस को कंट्रोल करने की। फर्स्ट पढ़ते हैं, अ फर्म इन द कंट्री एक्स बाइज बॉन्ड्स, अ फर्म इन दी, इस क्वेश्चन में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एफडीआई फ्रॉम कंट्री एक्स। ठीक है, सो फर्म इन द कंट्री एक्स बाइज बॉन्ड्स, बॉन्ड्स तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का होता है, इट्स नॉट एफडीआई। बी, कंप्यूटर फर्म इन कंट्री एक्स enters into a contract with a Malaysian firm for the latter to make, latter का मतलब हो गया कि बाद वाला, जो इस latter इंग्लिश ग्रामर का मतलब होता है, फॉर्मर का मतलब होता है जिसका नाम पहले आया सेंटेंस में, latter का मतलब जिसका नाम बाद में आया सेंटेंस में। टू मेक एंड सेल इट टू प्रोसेसेस, अभी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, पैसों की डीलिंग हुई नहीं है, सो दिस इज नॉट एफडीआई। सी, मिस्टर जेड अ सिटीजन ऑफ कंट्री एक्स बाइज अ कंट्रोलिंग शेयर इन एन इटालियन, कंट्रोलिंग शेयर का मतलब यही होता है आपने मोर देन 10, कंट्रोलिंग शेयर इज समथिंग विच गिव्स यू ओनरशिप ऑफ दैट कंपनी, आप उसको कंट्रोल करना चाहते हो, उसकी डिसीजन मेकिंग, उसकी मैनेजमेंट। दिस इज एफडीआई, जहाँ पे आपको कंट्रोलिंग शेयर चाहिए, आपको सिर्फ शेयर्स नहीं चाहिए, कंट्रोलिंग मीन्स आपको उस कंपनी में कंट्रोल चाहिए विच इज मोर देन 10% शेयर्स आपने खरीदे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एफडीआई इंक्लूड्स क्रिएशन ऑफ फ्रेश एसेट्स एंड प्रोडक्शन फैसिलिटीज इन दी होस्ट कंट्री? आपने यहाँ पे फ्रेश एसेट्स बिल्डअप करे हैं, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग। देखो, फ्रेश एसेट्स को बोलते हैं हम ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ब्राउन फील्ड होती है अगर आपने एग्जिस्टिंग सेटअप कोई एक्सपैंड करा है या कुछ चेंज करा है, उसको बोलते हैं ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड होती है ऑल टुगेदर कोई नया प्रोजेक्ट सेटअप करना। सो इस क्वेश्चन का आंसर इज ग्रीन फील्ड, बिकॉज फ्रेश एसेट्स की बात हो रही है। विच इज द लीडिंग कंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ इनफ्लो ऑफ एफडीआई टू इंडिया? ओके, अब ये ना हमारे स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन नहीं है, इन द सेंस मतलब जो बच्चे चैप्टर पढ़ेंगे तो उनको इस बारे में नहीं मिलेगा। बट आई एम अगेन रिपीटिंग, कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका चैप्टर में कोई अता पता नहीं होता, बट हमें क्योंकि हमारे बुक में दे रखे तो हमें करने हैं। एंड इसका एग्जाम्पल इज़ मॉरिशियस, सेकेंड नंबर इज़ सिंगापुर। आपको ये ज़रूर करना है, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6, एन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज दैट इट टेंड्स टू, आर्ग्यूमेंट इन फेवर मतलब एफडीआई के मेरिट्स क्या हैं, एफडीआई के फेवर में कौन सी ऑप्शन है, एफडीआई क्यों चाहिए हमें। डज इट प्रमोट रूरल डेवलपमेंट? नहीं, फॉरनर्स जनरली रूरल एरियाज़ में आना पसंद नहीं करते, दे वांट टू कम इनटू अर्बन सिटीज़ जहाँ पे लोगों के पास बहुत पैसा हो। दे इंक्रीज एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एब्सोल्युटली ट्रू, सबसे बड़ा बेनिफिट होता है हमें एफडीआई का, जब वो यहाँ के बिजनेस सेटअप करते हैं, वो अपने साथ अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी डिसीजन मेकिंग, अपने बिजनेस करने का तरीका इंडिया में लेकर आते हैं। सो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। डज इट प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज? नो, इट हार्म्स डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बिकॉज दे गिव कॉम्पिटिशन टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। डज दे कीप इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल? एब्सोल्युटली नॉट, they charge a higher price because their products are of latest technology. So answer is B. Which of the following is a reason for FDI? Okay, वो FDI करते क्यों हैं वो लोग? कह रहे दे सिक्योर एक्सेस टू रॉ मटेरियल, एक तो ये इनका पर्पस होता है, ऑप्शंस देखते हैं, बिल्कुल सही है कि इनका ये पर्पस होता है कि जहाँ पे रॉ मटेरियल मिल रहा है ना, जिसका मतलब देखो वो अपनी कंट्री में फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमसे वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, उन्हें महंगा पड़ता है, वो क्या चाहते हैं इंडिया में आके अपना ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर लेता हूँ ताकि रॉ मटेरियल मेरे बहुत पास आ जाएगा, सप्लायर्स के मैं कॉन्टैक्ट में आ जाऊँगा और हमें वो सस्ता पड़ेगा फिर यहाँ से वहाँ एक्सपोर्ट करने में। तो उनकी ये इंटेंशन होती है कि रॉ मटेरियल पे भी हम कब्जा कर लें, रॉ मटेरियल की मार्केट पे भी। Second, they desire to capture large and rapid growing emerging markets. For example, India. Everybody wants to come into India and business करना चाहते हैं ताकि इनका मार्केट में शेयर बढ़ जाए, उनको यहाँ का पैसा चाहिए। बिकॉज ये कहा जाता है ना, नो कंट्री इज रिच इनफ, नो डेवलप्ड कंट्री इज ऑल्सो रिच इनफ, दे वांट मनी फ्रॉम अदर कंट्रीज।
सी कह रहे हैं देयर डिज़ायर टू इन्फ्लुएंस होम कंट्री इंडस्ट्रीज़, वो हमें इन्फ्लुएंस करते तो हैं बट उनकी इंटेंशन ये नहीं है हमारी इंडस्ट्रीज़ को कुछ इन्फ्लुएंस करने की। उनकी मेन इंटेंशन होती है एफडीआई की, एक तो यहाँ पे रॉ मटेरियल, उन्हें अपने प्रोडक्ट्स को रॉ मटेरियल का एक्सेस मिल जाए, और रैपिडली ग्रोइंग इमर्जिंग मार्केट्स में अपना शेयर दे वांट टू जैसे आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, मार्केट में, कि जहाँ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स दिखते हैं ना बिजनेसेस को, वहाँ पे वो एंट्री करते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में कैसे आ सकता है? थ्रू ऑटोमेटिक रूट, गवर्नमेंट ऑटोमेटिक रूट का मतलब बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के, गवर्नमेंट रूट मतलब गवर्नमेंट के अप्रूवल से। थ्रू इक्विटी इन डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस, इक्विटी मतलब कि वो डोमेस्टिक कंपनीज में मोर देन 10% शेयर खरीद ले तो भी आ सकते हैं। एनी ऑफ दीज है, एफडीआई हर फील्ड में अलग अलग तरीके से होता है, कई जगह ऑटोमेटिक रूट है, कई जगह गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना है। आप मोर देन 10% शेयर्स में इन्वेस्ट करके भी आप एफडीआई इंडिया में आप पैसा लगा सकते हो। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन चिट फंड्स एंड निधि कंपनी, ये आपको याद रखना है। Question number 10. Which of the following statement is false in respect of FPI? FPI is foreign portfolio investment. Portfolio होती है शेयर से related. Which of the following statement is false? कह रहे portfolio capital means investment in financial stocks, bonds. Absolutely true. It is affected largely by individuals through the mechanism of capital market. ये भी true है. Capital market में तो हम invest करते हैं. Capital मतलब share market. It is difficult to recover as it involves long-term investments. Absolutely false. शेयर मार्केट शॉर्ट टर्म होती है, अब शेयर्स आज खरीदो आप 2 दिन बाद बेच सकते हो। एफडीआई होती है लॉन्ग रन के लिए, क्योंकि एक बार आपने बिजनेस सेटअप कर दिया, आप इतनी जल्दी उसको वाइंड अप या विड्रॉ नहीं कर सकते, तो ये फॉल्स हो गया। इन्वेस्टर्स डू नॉट हैव एन इंटेंशन टू एक्सरसाइज द कंट्रोलिंग और मैनेजिंग द अफेयर्स, ये भी ट्रू है। पोर्टफोलियो में आपकी इंटेंशन कंट्रोल करने की नहीं होती, सिर्फ अपना पैसा ग्रो करने की इंटेंशन होती है। सो वी आर डन विद द यूनिट 5 ऑल्सो ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, एंड यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आई विल बी डूइंग चैप्टर नंबर 7 विच इज़ पब्लिक फाइनेंस। आई अगेन रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ मेक श्योर स्टडी मटेरियल के सारे MCQs ज़रूर सॉल्व करें। Do like, share and comment on this video and share it with your friends. I'll see you next time. Bye bye.